भारतीय संविधान के प्रस्तावना में आप सभी का स्वागत है। आज के हमारे महत्वपूर्ण विषय वस्तु है भारतीय संविधान के प्रस्तावना। प्रस्तावना संविधान के परिचय अथवा भूमिका को कहते हैं। यह संविधान का सार है। अगर आप भारतीय संविधान को पूरा तरह से समझना चाहते हो और आपके पास समय नहीं है अधिक, तो आप अगर भारतीय संविधान की प्रस्तावना का अध्ययन कर लोगे तो एक ओवरव्यू आपको प्राप्त हो जाएगा भारतीय संविधान के संबंध में। तो प्रस्तावना क्या है? प्रस्तावना संविधान के परिचय अथवा भूमिका को कहते हैं। यह संविधान का सार है। प्रख्यात न्यायविद N.A. पालकीवाला ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान का परिचय पत्र कहा है। आइए जानते हैं प्रस्तावना से संबंधित कुछ ऐतिहासिक पहलू। सर्वप्रथम अमेरिकी संविधान में प्रस्तावना को शामिल किया गया था। तत्पश्चात विभिन्न देशों ने प्रस्तावना को शामिल किया अपने अपने संविधान में। भारतीय संविधान जो है मूल रूप से पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश किए गए उद्देश्य प्रस्ताव ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पर आधारित है। चलिए अब जानते हैं प्रस्तावना के तत्व। प्रस्तावना को मूल 4 तत्वों में विभक्त किया गया है। पहला, प्रस्तावना, फिर से एक बार सुनिएगा, प्रस्तावना को मूल रूप से 4 तत्वों में विभक्त किया गया है। संविधान के अधिकार का स्रोत, दूसरा तत्व भारत की प्रकृति, तीसरा संविधान का उद्देश्य, चौथा संविधान लागू होने की तिथि। अब इन एक एक तथ्यों को अलग अलग से जानेंगे। जो पहला तथ्य हमारा प्रस्तावना जो है संविधान के अधिकार का स्रोत है। तो प्रस्तावना है कि संविधान के अधिकार का स्रोत। प्रस्तावना में इस बात का जिक्र मिलता है कि जो भारतीय संविधान है उसको जो शक्ति प्राप्त है वो भारतीय जनता से है। इसीलिए प्रस्तावना का शुरुआत ही होता है हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया। तो भारतीय संविधान की जो शक्ति का स्रोत है वो जनता है। जनता शक्ति का केंद्र है। जो संप्रभुता है वो जनता में निहित है। एक यहाँ महत्वपूर्ण बात याद रखिएगा कि भारतीय संविधान में कुल 2 बार भारत शब्द का प्रयोग किया गया है। अगला जो तथ्य है वह है भारत की प्रकृति। साथ ही प्रस्तावना यह बतलाती है कि भारत की राज्य व्यवस्था की प्रकृति क्या होगी, जिसके संबंध में आप जानेंगे कि भारत एक लोकतंत्रात्मक, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष गणराज्य है, गणतंत्र है। तो भारत जो है कैसा लोकतंत्र है? एक समाजवादी, एक गणतंत्र, एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। इस प्रकार के जो संविधान के प्रकृति, भारत के प्रकृति के बारे में संविधान के प्रस्तावना में आपको चर्चा मिलता है। अगला स्रोत है संविधान का उद्देश्य। प्रस्तावना को पढ़ने से आपको यह पता चल जाएगा कि संविधान का उद्देश्य क्या है। तो संविधान का जो मूल उद्देश्य है, वैसे बहुत सारे उद्देश्य हैं, जो मूल और मुख्य उद्देश्य है वह है न्याय, स्वतंत्रता, समता एवं बंधुता, जिन्हें आप बाद में विभिन्न प्रावधानों के माध्यम से देखेंगे। अगला जो तथ्य है वह है संविधान लागू होने की तिथि। भारतीय संविधान के प्रस्तावना में 26 नवंबर 1949 को संविधान के लागू होने, अंगीकृत होने की बात की गई है। चलिए अब देखते हैं प्रस्तावना में प्रयुक्त कुछ महत्वपूर्ण शब्द एवं उनके अर्थ। सबसे जो पहला शब्द आता है वह है संप्रभुता। संप्रभुता शब्द का अर्थ होता है कि भारत किसी भी देश पे किसी भी प्रकार से आश्रित नहीं है, निर्भर नहीं है अथवा किसी भी देश के अधीन नहीं है। भारत अपने सभी प्रकार के फैसले, सभी प्रकार के मामले, चाहे वो बाह्य हो या आंतरिक हो, में निर्णय लेने के लिए समृद्ध है, शक्तिशाली है, स्वतंत्र है। अर्थात भारत एक संप्रभु देश है जो हर प्रकार का निर्णय अपने विवेकामत पे ले सकते हैं। तो इसमें कुछ लोगों का यह कहना है कि क्या कॉमनवेल्थ या राष्ट्रमंडल का सदस्य होना भारत की संप्रभुता के खिलाफ है? क्या संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्यता भारत की संप्रभुता के खिलाफ है? तो मैं आपको स्पष्ट कर दूं, यह बिल्कुल भारत की इच्छा पर आधारित है। इससे भारत की संप्रभुता में कोई फर्क नहीं पड़ता। भारत पूरी तरह से स्वतंत्र है किसी भी देश के साथ मैत्री रखने के लिए, किसी भी देश के साथ समझौते रखने के लिए। उसके भारत के इस प्रकार के नीति में किसी प्रकार से कोई भी देश कोई भी दखल नहीं दे सकता है। तो भारत एक संप्रभु देश है। अगला जो महत्वपूर्ण शब्द है वो समाजवादी। यहाँ से एक महत्वपूर्ण शब्द आता है स्टूडेंट्स,
समाजवादी शब्द को भारतीय संविधान में 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़ा गया। साथ ही दो शब्दों को और जोड़ा गया। तो कुल मिला के भारतीय संविधान में एक बार संशोधन हुआ है, जिसका नाम है 42वां संविधान संशोधन 1976, जिसमें समाजवादी, पंथ निरपेक्ष एवं अखंडता जैसे 3 महत्वपूर्ण शब्दों को जोड़ा गया है। समाजवादी शब्द का अर्थ है, यह बतलाने का कार्य करता है कि जो भारत का लोकतंत्र है वह एक समाजवादी लोकतंत्र है। लोकतंत्र 2 प्रकार के होते हैं, समाजवादी और साम्यवादी। साम्यवादी लोकतंत्र में जो संसाधन है उस पर पूरी तरह अधिकार राष्ट्रीयकृत होता है, अर्थात सरकार का होता है। जहां सामाजिक लोकतंत्र में संसाधन पे सरकार एवं निजी दोनों क्षेत्रों का अधिकार होता है। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि सामाजिक लोकतंत्र का क्या उद्देश्य है, तो आपको एक सीधा सा आंसर होना चाहिए कि सामाजिक लोकतंत्र का उद्देश्य गरीबी, बेरोजगारी, उपेक्षा, बीमारी एवं आर्थिक असमानता को दूर करना है। तो आपने जाना कि भारतीय जो लोकतंत्र है वह एक समाजवादी लोकतंत्र है। हालांकि जो लिबरेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन का जब से ये नियम आया है, नीतियां आई है, तब से समाजवादी ढांचे में थोड़ा बहुत लचीलापन देखने को मिल सकता है। अगला शब्द है धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष। जो भारतीय संविधान निर्माता थे उनके दिमाग में यह था कि जो हमारा देश है वह एक धर्मनिरपेक्ष देश हो। तो अब चर्चा करेंगे कि आखिर धर्मनिरपेक्ष शब्द का क्या अर्थ है, पंथ निरपेक्ष शब्द का क्या अर्थ है। हालांकि ये दोनों शब्द बिल्कुल अलग अलग हैं, लेकिन भारतीय संविधान के परिप्रेक्ष्य में इन दोनों शब्द का प्रयोग एक तरह से किया जाता है। मैं थोड़ा सा अंतर बता दूं, फिर भारतीय संदर्भ में भी बात करेंगे। पंथ निरपेक्ष एवं धर्मनिरपेक्ष। देखिए, कोई भी सरकार धर्मनिरपेक्ष नहीं हो सकता। पंथ निरपेक्ष भले हो जाए लेकिन धर्मनिरपेक्ष नहीं हो सकता, क्योंकि सरकार का धर्म है न्याय करना। सरकार का धर्म क्या है? न्याय करना। तो वो धर्म तो वो पालन करेगा, तो धर्मनिरपेक्ष कैसे हुआ? हालांकि भारतीय संविधान के परिप्रेक्ष्य में इसका अर्थ यह नहीं है। इसका अर्थ किसी विशेष धर्म जैसे हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म आदि से है, अर्थात पंथों से है। तो पंथ निरपेक्ष, धर्मनिरपेक्ष को भारतीय संविधान के संदर्भ में एक ही माना गया है। तो इस शब्द को भी भारतीय संविधान के 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़ा गया है। पंथ निरपेक्ष, धर्मनिरपेक्ष शब्द का अर्थ है कि भारत सरकार का कोई विशेष धर्म नहीं होगा, वह किसी एक धर्म को विशेष संरक्षण प्रदान नहीं करेगा। अर्थात भारत सरकार या भारत किसी भी धर्म के प्रति एक समान तटस्थता बनाए रखेगी, अर्थात किसी भी धर्म के साथ ना तो विशेष संरक्षण प्रदान करेगी, ना ही कोई भेदभाव करेगी। यह हमारा